भ्रष्टाचार के आरोप में एक सीबीआई के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। आरोप यह लगा कि ये एसपी एक इंस्पेक्टर के जरिए लोगों से पैसा लिया करता था। अलग अलग मामलों में पैसा एक्सटॉर्शन का एक नेटवर्क बनाया गया था और लोगों को इंस्पेक्टर के जरिए पैसा देने के लिए मजबूर किया जाता था। इस पूरे मामले में दो बिजनेसमैन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक का नाम है राजेश पचीसिया और दूसरे का नाम है दिनेश चंद गुप्ता। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब ये जो दो बिजनेसमैन हैं, इनमें से एक बिजनेसमैन का किसी व्यक्ति के साथ जमीन का विवाद हो जाता है। उस विवाद के चलते एक एफआईआर दिल्ली पुलिस रजिस्टर करती है। अब उसके लिए संपर्क किया जाता है इस एसपी के साथ जो कि सीबीआई में कार्यरत है। एसपी के साथ साथ एक इंस्पेक्टर के साथ भी संपर्क किया जाता है। अब इसमें 15 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, जिसमें से 7 लाख रुपए एक निश्चित तय तारीख को दिए जाने थे और सीबीआई की इंटरनल विजिलेंस लगातार इनके ऊपर सर्वेलेंस रखे हुए थी। उसके बाद जैसे ही ये पैसे दिए गए, सीबीआई की टीम ने इन सब आरोपियों को धर दबोचा। फाइनली साल 2023 में इस एसपी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की। कैसे भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में मामला अलग चला मगर एक डिसिप्लिनरी एक्शन डिपार्टमेंट द्वारा लिया गया और फाइनली कैसे ये भ्रष्टाचार का मामला, कैसे ये गिरफ्तारी उन्हें टर्मिनेशन तक, नौकरी से बर्खास्त होने तक लेकर चली गई। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि मेरे वीडियोस को काफी लोग लाइक कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इसलिए आप सबसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, इसी से हमें एनकरेजमेंट मिलती है। यूपीएससी और अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए ये सभी उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट केस की। इसमें दो कैरेक्टर हैं, राजेश पचीसिया और दिनेश चंद गुप्ता। इन दोनों को आप समझ लीजिए, ये दोनों बिजनेसमैन हैं जिनके इर्द गिर्द ही ये पूरा मामला घूमता है। राजेश पचीसिया वो अपना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम करते हैं और दिनेश चंद गुप्ता से उनके अच्छे संबंध हैं, उनको अच्छे से जानते हैं। अब दिनेश गुप्ता का विकास गोयल नाम के एक शख्स से जमीनी विवाद हो जाता है। दिनेश गुप्ता राजस्थान के रहने वाले हैं मगर यह विवाद जो है वो एक जमीन को लेकर होता है और दिल्ली के अमर कॉलोनी थाने में एक केस दर्ज होता है 5 अप्रैल के दिन। 5 अप्रैल को यह मामला रजिस्टर होने के बाद दिनेश गुप्ता थोड़े परेशान हो जाते हैं। उसके बाद एक इंस्पेक्टर से बात की जाती है जिसका नाम है इंस्पेक्टर राजेश। इंस्पेक्टर राजेश जो कि सीबीआई में कार्यरत है और उसके साथ ही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विवेक दत्त को यह बात बताई जाती है। अब जब यह बात बताई जाती है तो उसके बाद कथित तौर पर एसपी की ओर से पैसे की डिमांड की गई और कहा गया कि 15 लाख रुपए में यह मामला आपका सही से एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके बाद आरोप यह है कि जो एसपी है उसने अमर कॉलोनी थाने के एसएचओ को फोन किया और यह मामला किसी तरह से क्वैश करने की बात कही। इतना ही नहीं, जो इंस्पेक्टर राजेश कर्नाटक है वो दिनेश गुप्ता के साथ अमर कॉलोनी थाने में पहुंच जाता है और कथित तौर पर एसएचओ वीरेंद्र जैन से मुलाकात करता है। अब यह मुलाकात जो थी वो इस कोशिश में की गई थी कि किसी भी तरह से जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसे क्वैश करवाया जाए। अब ये जो इंस्पेक्टर है वो लगातार राजेश पचीसिया के संपर्क में था इस केस में हेल्प करने के लिए। अब आता है 17 मई का दिन। 17 मई को ये इंस्पेक्टर अपने ऑफिस से यानी सीबीआई के दफ्तर से बाहर निकलता है, अपनी वैगनआर गाड़ी में बैठता है और सीधे बाहर चला जाता है। बाहर जाकर ये मिलता है राजेश पचीसिया और दिनेश गुप्ता से। दोनों से मुलाकात होती है और उसके बाद 7 लाख रुपए जो रिश्वत दी जानी थी उसमें से एक अमाउंट इस इंस्पेक्टर को दे दी जाती है। अब जैसे ये अमाउंट इंस्पेक्टर को दी जाती है, सीबीआई की इंटरनल विजिलेंस की टीम इन सभी आरोपियों को धर लेती है, दबोच लेती है। सीबीआई की इंटरनल विजिलेंस टीम काफी समय से इन लोगों के ऊपर नजर रख रही थी। अब सीबीआई की टीम ने ना सिर्फ एक्यूज्ड को धर दबोचा बल्कि इसके साथ ही टीम पहुंच गई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो इस मामले में एफआईआर रजिस्टर हुई उसके मुताबिक राजेश पचीसिया एसपी के दफ्तर में कई बार गया था, यानी उनके दफ्तर में कई बार एंट्री ले चुका था और उनसे मुलाकात कर चुका था। मगर ये जो मुलाकात हुई थी ये एक अलग नाम से हुई थी। जब भी पुलिस के या सीबीआई के दफ्तर में आप एंट्री करेंगे तो बाहर एक एंट्री रजिस्टर होता है, उसमें ये व्यक्ति अपना नाम लिखवाता था विजय और अपना पता मालवीय नगर का दिल्ली का लिख देता था और सीधा ये एसपी से मुलाकात करने
चला जाता था। कथित तौर पर इस एसपी को यह भी पता था कि उसके ऊपर सर्वेलेंस रखी जा रही है, जो कि सचमुच रखी जा रही थी। और यह बात इस एसपी ने राजेश पचीसिया को भी बताई थी। उसने यह भी कहा था कथित तौर पर कि आप आगे से जब भी मुझसे फोन पर बात करें तो अपना नाम राजेश की जगह विजय बताना और कोड वर्डिंग्स में मेरे साथ बातचीत करना। अब इस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की गिरफ्तारी के साथ यह बात भी पता चली कि ये कई हाई प्रोफाइल केसेस की जांच कर रहे थे और अलग अलग केसेस की जांच करते हुए ये लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश किया करते थे। ज्यादातर केसेस भ्रष्टाचार के थे और बैंक फ्रॉड्स के थे और इसके साथ ही एसपी सीबीआई की साइबर क्राइम सेल के इंचार्ज भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन ये अपनी एजेंसी में होल्ड कर रहे थे। अब जो साइबर क्राइम सेल है उसका लगातार जो है कम्युनिकेशन होता रहता है स्टेट की पुलिस से, दिल्ली पुलिस से, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से और भी अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से। तो इसलिए अलग अलग एजेंसीज के जो अधिकारी थे उनसे संपर्क होता था और ये कहीं ना कहीं रास्ता खोजते थे कि किस तरह से लोगों को इंप्रेस किया जाए कि हम आपका काम करवा देंगे। अब फाइनली साल 2015 के जून महीने की 26 तारीख को इस अधिकारी के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं। एक तरफ डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक कोर्ट में मामला चल रहा था। कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, सीबीआई अपनी दलील दे रही थी, डिफेंस अपनी दलील दे रहा था और फाइनली 16 दिसंबर साल 2017 को ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, जजमेंट आ जाती है और उसमें इस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बरी कर दिया जाता है। कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाए गए हैं मगर उसे सब्सटेंशिएट करने के लिए ज्यादा सबूत नहीं है। बाद में कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्क्वैश करने की मांग इस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की ओर से की गई। बाद में कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में इस अधिकारी ने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्क्वैश करने की मांग की। उन्होंने ये दलील दी कि उन्हें कोर्ट द्वारा एक्विट कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है, इसलिए उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ना चलाई जाए। पर यहां पर यह बात बतानी जरूरी है कि जब यह मामला सामने आया, प्रकाश में आया, जब यह गिरफ्तारी हुई तो उसी टाइम ही सीबीआई ने कुछ और भ्रष्टाचार के मामलों में भी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी थी, जिसमें एजेंसी को शक था कि ये अधिकारी लगातार लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट कर रहे हैं और गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व है। और फाइनली सीसीएस रूल्स के तहत कार्रवाई करते हुए इस एसपी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया यानी डिसमिस कर दिया गया साल 2023 के जनवरी महीने में। अब यह समझना जरूरी है कि सीसीएस रूल्स आखिर क्या है। सीसीएस रूल्स का रूल 14 जो है वो मेजर और माइनर पेनल्टी की बात करता है। नौकरी के दौरान अगर कोई भी भ्रष्टाचार या किसी गलत गतिविधि में इन्वॉल्व होता है पब्लिक सर्वेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पब्लिक सर्वेंट, तो उसके खिलाफ इनके तहत कार्रवाई की जा सकती है। अभी जो मेजर पेनल्टी है इसी के तहत कार्रवाई की गई इस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के खिलाफ। अब मेजर पेनल्टी क्या क्या हो सकती है किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ? एक तो उसको नौकरी से रिमूव किया जा सकता है या टर्मिनेट किया जा सकता है, जिसे डिसमिसल भी बोल देते हैं। जो रिमूवल है और डिसमिसल है इन दोनों का फर्क भी आपको समझना होगा। नौकरी से रिमूव करने का मतलब है कि आपको नौकरी से हटा दिया गया, पर आगे फ्यूचर में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर किसी भी व्यक्ति को नौकरी से डिसमिस किया गया तो वो फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। वहीं तीसरी बात, मेजर पेनल्टी के तहत किसी भी व्यक्ति को कंपल्सरी रिटायर भी किया जा सकता है, उसका जो रैंक है उसे रिड्यूस किया जा सकता है यानी कि उसे डिमोट भी किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए या पूरी उम्र भर के लिए प्रमोशन पर भी रोक लगाई जा सकती है या इंक्रीमेंट को कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए या फिर हमेशा के लिए रोका जा सकता है। तो ये सारी मेजर पेनल्टीज में काउंट होती हैं। वहीं जो माइनर पेनल्टीज होती हैं उसमें पहले जांच की जाती है और जांच करने के बाद अगर व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसके बाद माइनर पेनल्टी, जैसे कि एक बार इंक्रीमेंट रोक दिया, 2 बार का इंक्रीमेंट रोक दिया, तो इन्हें माइनर पेनल्टी में इंक्लूड किया जाता है। अब ये जो इस मामले में केस रजिस्टर हुआ वो हुआ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत और साथ में धारा 120B आईपीसी की वो भी लगाई गई। ये दोनों क्या चीजें हैं ये भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जो आईपीसी का सेक्शन 120B है इसके तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो पनिशमेंट है वो दी जाती है, उसकी सजा का प्रावधान है। वहीं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि सभी सरकारी अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने से रोकता है, उसके लिए बनाया गया है साल 1988 में। इसके तहत सारे एग्जिस्टिंग लॉज जो भी भ्रष्टाचार के लिए बनाए गए थे उनको कंसोलिडेट करके यानी एक ही लॉ में उन्हें मिलाकर एक मजबूत भ्रष्टाचार निरोधक कानून बनाया गया। हालांकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की शुरुआत यहां से नहीं हुई। भारत में इसकी शुरुआत पहले
आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत हुई थी और उसके बाद ये धीरे धीरे बदलता रहा और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 आया, उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 आया और उसके बाद फाइनली एंटी करप्शन लॉज एक्ट 1964 आया और धीरे धीरे 1988 आते आते पीओसीए यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की शक्ल इसने इख्तियार कर ली। मगर इस पूरे मामले से, इस पूरे केस से हमें यह समझ आता है कि कभी भी बुराई की तरफ ना चलें। आप कितने भी सीनियर अधिकारी बन जाएं, कितने भी सीनियर ऑफिसर बन जाएं, फिर भी आपको सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। जय हिंद।